हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये जो है ये आपका स्टाफिंग का सेकंड पार्ट है। मैं इस ऑलरेडी एक पहले पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जो कि फर्स्ट पार्ट था। चलिए इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। इस पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम के बारे में, मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम मानव संसाधन प्रबंधन का होता है, यानी कि एचआरएम का ये काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो एफिशिएंट और एलिजिबल ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी करवाए। ठीक है। और इस काम को करने के लिए जो बड़ी संस्थाएं होती है वहां पर पूरा का पूरा मानव संसाधन विभाग यानी एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जाता है। ये वो विभाग है जो मानव संसाधन प्रबंधन की देखरेख करता है, यानी कि ह्यूमन की देखरेख में काम करता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है, एचआरएम हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसकी देखरेख में ये एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है पूरा काम करती है। ठीक है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर मानव संसाधन की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन और मोटिवेशन सारा इंक्लूड होता है। ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आते हैं। तो आप कहेंगे ये सारा तो नियुक्तिकरण का भी होता है, तो हाँ होता है। यानी कि नियुक्तिकरण जो होता है वो मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग होता है। यानी ये पूरा का पूरा मानव संसाधन प्रबंधन है, इसके अंदर नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग जो है वो एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जरा इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं क्या दे रखा है, दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग जो होता है उसके अंदर शामिल होता है रिक्रूट करना यानी भर्ती करना, सिलेक्शन करना यानी चयन करना, स्थापन और अभिविन्यास करना यानी कि उनको स्टेबिलिटी देना एंड उनको और ज़्यादा अगर वर्क दे सकते हैं तो वो करना। देन उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, देन उनका वर्क इवैल्यूएशन होता है और देन उनका कंपनसेशन होता है। जबकि मानव संसाधन प्रबंधन की अगर मैं बात करूं यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहला काम तो नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग होता है। उसके बाद कर्मचारियों और प्रबंधकों के में संबंध स्थापित करना यानी स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजर। देन शिकायतों को और समस्याओं को सुलझाना यानी कि कंप्लेन एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य यानी वर्क फॉर द वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय। और कानूनी क्षेत्र में कंपनी की सुरक्षा यानी कि लीगल एरिया में प्रोटेक्शन देना किसको, कंपनी को। तो ये सारे हमारे काम होते हैं। सॉरी ज्यादा ही ऊपर हो गया। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो मानव संसाधन प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा यानी कि इट्स एक्सपेंडेबल थॉट, एक प्रोसेस, एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। और नियुक्तिकरण इसका ही एक भाग है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट जो है वो स्टाफिंग है। नियुक्तिकरण को रेखा एवं कर्मचारी क्रिया दोनों ही नामों से जाना जाता है। यानी कि स्टाफिंग को एक दूसरा नाम दे रखा है यानी कि एम्प्लॉय वर्क के नाम से जाना जाता है एंड लाइन ऑफ एम्प्लॉय वर्क जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। क्योंकि नियुक्तिकरण प्रबंधन का कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण की तरफ कार्यात्मक क्षेत्र को का अलग कार्य जैसे विपणन प्रबंध और वित्तीय प्रबंध है। यानी कि नियुक्तिकरण प्रबंध यानी स्टाफिंग मैनेजमेंट का कार्य जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की तरफ जो हमारा एक वर्कफोर्स का एरिया है का एक अलग ही कार्य है। यानी ये जो हमारे स्टाफिंग मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इसी तरह रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट एक अलग ही डिफरेंट वर्क है। ठीक है। देन हमारा आता है कि मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन कैसे किया जाए। यानी एस्टिमेटिंग कि हमें हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कितनी मैन पावर चाहिए। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो इसमें हमें कितनी मैन पावर चाहिए ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये पता लगाने के लिए पढ़ते जरा हम। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में संस्था में कितने और किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है इसका आकलन किया जाता है। यानी सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि भैया आपको हाउ मेनी वर्कर्स चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स चाहिए। ठीक है। दूसरा, मानव शक्ति की आवश्यकता को समझने के लिए एक तरफ कार्यभार विश्लेषण की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ कार्य शक्ति की। यानी एक तरफ तो आपको क्या करना होता है कि वर्कलोड एनालिसिस करना होता है और दूसरी तरफ आपको वर्क फोर्स एनालिसिस यानी वर्क पावर एनालिसिस जो है वो करना पड़ता है। एंड देन हमें पता चलता है कि भैया हमें एक्चुअली कितना मैन पावर चाहिए। तो कार्य विश्लेषण और कार्य शक्ति विश्लेषण की बात कर लेते हैं। कार्य विश्लेषण यानी वर्क एनालिसिस क्या होता है। कार्य विश्लेषण विभिन्न कार्यों के निष्पादन और संगठन
संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितनी संख्या और किस संख्या में मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके निर्धारण को संभव बनाती है। यानी बेसिकली जो वर्क एनालिसिस होता है, वर्क एनालिसिस या ऊपर हमने जो पढ़ा था कार्यभार यानी वर्कलोड एनालिसिस, ये हमें ये बताता है कि भैया अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है और उसका एग्जीक्यूशन ढंग से करना है तो हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है। और इससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या नंबर होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का और किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए। देन होता है कार्य शक्ति विश्लेषण। कार्य शक्ति विश्लेषण जो होता है उसके अंदर हम ये बताते हैं, इससे हमें ये पता चलता है, यानी वर्कफोर्स एनालिसिस जो होता है उससे हमें ये पता चलता है कि कितनी संख्या और किस प्रकार के मानव संसाधन उपलब्ध है, यानी कि अभी हमारे पास मार्केट में कितनी मैन पावर कितने नंबर में और किस टाइप के उपलब्ध है। वास्तव में इस प्रकार के अभ्यास ये प्रकट करते हैं कि संस्था में आवश्यकता से कम नियुक्तियां हैं या ज्यादा। यानी बेसिकली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरत आपको 10 लोगों की है, तो ये कार्य शक्ति एनालिसिस यानी कि वर्कफोर्स एनालिसिस आपको ये बताती है कि आपको 10 की जरूरत है तो आपके पास 8 हैं या 12 हैं। ये सारी चीज ये बताती है, ठीक है। देन हमारे अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि हमारा भर्ती है, तो ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता लंबी वीडियो, 5-6 मिनट की वीडियो ठीक रहती है। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ। ओके।